डियर साथियों, आप सब कैसे हैं? मस्त है ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए और आपकी पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छे से चलते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में गाइस यार हम 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं भाई विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में आपके छपते हैं तो इंपॉर्टेंट है यार, अच्छे से पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है ना, चकाचक। ओके चलो, तो भाई क्वेश्चन है हमारा विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के नियम। तो भाई यहाँ नाम से ही दिख रहा है भाई फैराडे के नियम है, तो ये तो पता ही चल गया भाई फैराडे ने ही दिए थे। किसने दिए थे? फैराडे ने दिए थे। लेकिन फैराडे ने क्यों दिए भाई? फैराडे ने इसलिए दिए क्योंकि विद्युत अपघटन कराया था। ठीक है, ये नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है। तो साहब ये विद्युत अपघटन क्या होता है? तो आओ पहले हम विद्युत अपघटन ही समझा देते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे पास बेटा ये क्या है, एक सेल, और आपको बहुत अच्छे से पता है यार सेल होने के लिए जरूरी है कि भाई उसमें इलेक्ट्रोड हो, और इलेक्ट्रोड कितने होते हैं बेटा? दो, एक सेल में, एक एनोड का और एक कैथोड का। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद सेल होने के लिए जरूरी है बेटा कि उसमें क्या हो? विद्युत अपघटन। तो मान लिया हमने विद्युत अपघटन, हमारे पास क्या है? NaCl। क्या है बेटा? NaCl। तो भाई विद्युत अपघटन है, सेल है, तो भाई जो विद्युत अपघटन है सेल में अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl है तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल टूट ही जाएगा, है ना। तो विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना, जैसे ही आयनों में टूटेगा फिर ये एनोड और भाई कहां? कैथोड की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं? देखो विद्युत अपघटन अपने आयनों में टूटेगा और आयनों में टूटकर कहां जाएगा? एनोड कैथोड की ओर। और जैसे ही एनोड कैथोड की ओर जाएगा तो भाई सेल में धारा का प्रवाह हो जाएगा, सेल से धारा निकलने लगेगी। और धारा किसके कारण आती है बेटा? आवेश के कारण आती है। किसके कारण आती है? आवेश के कारण आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप समझ गए सर, विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना और फिर एनोड कैथोड की ओर जाना। जैसे ही एनोड कैथोड की ओर चले जाते हैं तो सेल में धारा का प्रवाह होने लगता है, तो बिल्कुल सेल में धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है अब एक क्वेश्चन और समझ में नहीं आ रहा सर, क्या ये एनोड कैथोड की ओर जाकर वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, ये एनोड कैथोड की ओर जाएंगे ना, और एनोड कैथोड पर जाकर इसके ऊपर ही क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। इसके ऊपर ही क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जमा हो जाएंगे, मतलब ये पदार्थ है यहाँ पर जमा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब यहाँ ध्यान से सुनो, पूरा विद्युत अपघटन जो पूरा क्या होता है उसको ध्यान से समझो, ध्यान से सुनना। बोले? बिल्कुल। तो भाई किसी विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना, क्या बोला मैंने? किसी विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना और आयनों में टूटकर एनोड कैथोड की ओर जाना। किसी विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना और टूटकर एनोड कैथोड की ओर जाना और फिर धारा का प्रवाह करना, ये पूरी क्रिया है विद्युत अपघटन। क्लियर है? एक बार फिर से सुन लो, विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना, टूटकर एनोड कैथोड की ओर जाना और फिर धारा का प्रवाह करना, ये पूरी प्रोसेस है, ये विद्युत अपघटन की है। और विद्युत अपघटन की प्रोसेस में इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटा? पदार्थ जमा होता है। इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता है, जमा होता है, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात भाई, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम है। तो फैराडे का पूरा नाम था भाई माइकल फैराडे। क्या नाम था भाई? माइकल फैराडे। और इन्होंने अपना जो नियम था वो 1883 में दिए थे। कब दिए थे बेटा? 1883 में। तो माइकल फैराडे ने सन 1883 में विद्युत अपघटन संबंधी दो नियमों की खोज की, जिन्हें हम बोलते हैं फैराडे के नियम। कितने बोलते हैं बेटा? फैराडे के नियम। अब फैराडे के दो नियम है, पहला नियम प्रथम नियम के नाम से जाना गया और दूसरा नियम द्वितीय नियम के नाम से जाना गया। तो प्रथम नियम पढ़ेंगे फिर द्वितीय पढ़ेंगे। तो भाई क्या होता है द्वितीय? प्रथम देखो आप इस नियम के अनुसार, ये लिखा है इस नियम के अनुसार, आगे लिखा है विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया मतलब यही क्रिया, विद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना, एनोड कैथोड की ओर जाना, फिर धारा का प्रवाह करना, ये विद्युत अपघटन की क्रिया। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, और हमने अभी बताया जब विद्युत अपघटन होता है तो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जाता आता है ना, तब तो धारा का प्रवाह होता है और यही जमा हो जाता है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जमा हुई जो पदार्थ की मात्रा है ना, उसमें प्रवाहित आवेश की कैसी होती है? समानुपाती। किसके समानुपाती होती है बेटा? आवेश के समानुपाती होता है। जो आवेश होता है ना उसकी कैसी होती है? समानुपाती होता है। आवेश देखो, धारा किसके कारण आती है? आवेश। देखो
धारा बाद में आती है, पहले कौन आता है? आवेश। क्लियर है? ठीक है, तो जो धारा की समानुपाती या फिर ये बोल सकते हो आवेश की समानुपाती होती है। क्लियर है कहानी? ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना। तो आगे मैंने बेटा लिखा है यदि जमा हुई पदार्थ की मात्रा क्या है? W। मैंने जमा हुई पदार्थ की मात्रा क्या मान ली? W, और आवेश क्या मान लिया बेटा? Q मान लिया। तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा? तब इस नियम के अनुसार हो जाएगा W समानुपाती Q हो जाएगा। W समानुपाती क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये इस नियम में यही चीज तो बोली गई है कि जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा है वो आवेश की कैसी होगी बेटा? समानुपाती है। क्लियर है कहानी? चलो अब इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि यार समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ नियतांक बेटा हमने क्या ले लिया? Z, और ये रहा Q। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा ना बेटा, तब तब एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक क्या आ गया बेटा? Z आ गया। क्या आ गया? Z। तो हम यहाँ एक लाइन लिख लेंगे जहां Z एक नियतांक है। Z एक नियतांक है। नियतांक है। अब नियतांक तो है सर, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो सर ये एक और बड़ी वाला आ गई। सर आपने ये तो बता दिया सर Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, बट ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है क्या चीज सर? ये भी तो बता दो। तो बिल्कुल यार हम बताएंगे। टेंशन काहे ले रहे हो बेटा? टेंशन नहीं लेना आप यार, राहुल सर के साथ जुड़े। आपको हर एक चीज जितना पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज का मतलब आपको बताया जाएगा। तो मैंने किंतु लगा दिया बेटा। किंतु में मैं लिखूंगा Q जो है वो आपका I इंटू T होता है। बिल्कुल आपको पता है Q जो है आवेश इंटू धारा के क्या होता है? बराबर होता है। बिल्कुल होता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो Q है, Q की जगह आप ये मान रख दो। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z, और Q की जगह हमने ये मान रख दिया I इंटू T। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसकी परिभाषा बता रहे हैं। बता दे सर? बिल्कुल बता दो। तो यहाँ पर बेटा हम एक शर्त लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक शर्त में हम क्या करेंगे बेटा? शर्त में ये करेंगे जो धारा है ना I, इसका मान हम 1 एम्पियर रख देंगे। मतलब 1 एम्पियर की धारा को हम प्रवाहित करेंगे। क्लियर है? I का मान हमने 1 रख दिया, मतलब हम 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करेंगे। और T का मान भी बेटा हम कितना रखेंगे? 1 सेकंड, है ना? कितना रखेंगे? 1 सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड और धारा का मात्रक एम्पियर। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा? 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित कर दिया। हमने I इज इक्वल टू A और T इज इक्वल टू 1 रख के हमने क्या कर दिया? 1 एम्पियर की धारा को कितने समय तक प्रवाहित किया है? 1 सेकंड तक। ठीक है, तो इन दोनों के मान जो एक एक है यहाँ रख देंगे। बिल्कुल यहाँ रख देंगे। तो ये W रहा और ये रहा Z। I का मान कितना रख दिया सर? 1 रख दिया। तो T का मान सर कितना रख दिया? 1। अब दोनों के मान एक एक रख दिए तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। W बराबर क्या हो गया? Z हो गया। W बराबर क्या हो गया? Z। अब W क्या है सर? W है सर पदार्थ की मात्रा। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये दोनों आपस में बराबर आ गए। बोलो बेटा, W बराबर क्या आ गया? Z। मतलब जो पदार्थ की मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर आ गई बेटा। और जब ये दोनों बराबर आ गए तो भाई W को ही Z कहते हैं और Z को ही W कहते हैं। मतलब जो पदार्थ की मात्रा है वो ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। दोनों बराबर आए ना बेटा? बोलो, ये दोनों बराबर आ गए और दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब तो यही है कि जो पदार्थ की मात्रा है वो ही क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्योंकि दोनों बराबर आ गए। लेकिन ऐसे परिभाषा नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो देखो ऐसे लिखेंगे, जब हम कब आए बराबर? जब हमने 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया। तो हम यहाँ एक लाइन में अच्छे से परिभाषा लिख देंगे। यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तब इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं।
ठीक है, क्लियर है कहानी, ये पूरी परिभाषा है। यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा है उसे ही क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आप ध्यान से समझ गए हो कि भाई जो पदार्थ की मात्रा है वो ही क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बट कब, जब 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। तो आई होप बहुत अच्छे तरीके से ये नियम को आप समझ पाए होंगे, मतलब दिमाग में आप जमा पाए होंगे। क्लियर है कहानी, ये आपका पहला नियम होता है बेटा खत्म। और अब हम पहुंच जाते हैं बेटा डायरेक्ट दूसरे नियम पर, और दूसरे नियम पर बेटा हम बात करते हैं। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय नियम पर। तो द्वितीय नियम बेटा क्या कहता है, द्वितीय नियम इस नियम के अनुसार देखो ये साफ साफ कहता है, यदि भिन्न भिन्न, ये दो लिखा है ना, मतलब भिन्न भिन्न, यदि भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयनों में, मतलब अलग, अगर हमारे पास अलग अलग पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयन है, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे पास 3 सेल है, कितने बेटा, 3 सेल, 1 2 और ये हमने 3 सेल बना दिए। इसमें विद्युत अपघट्य बेटा NaCl, इसमें विद्युत अपघट्य H2SO4 और इसमें विद्युत अपघट्य CH3COOH। तो देखो ये भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयन हो गए। और अगर हम इन भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न जो है ना पदार्थ के विद्युत अपघट्य जो विलयन है, इनमें हम समान प्रबलता की धारा, समान मतलब सब में 1 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करें, सब में बेटा कितनी धारा को प्रवाहित करें, 1 एम्पीयर की धारा, ठीक है। और समान समय लेना है, मतलब सब में 1 सेकंड तक धारा को प्रवाहित करेंगे, कितने सेकंड तक बेटा, 1 सेकंड तक। तो हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयन लिए और भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयनों में समान प्रबलता की धारा, देखो सब में 1 एम्पीयर की है, समान प्रबलता की धारा को समान समय तक प्रवाहित होने दिया, समान समय तक प्रवाहित होने दिया। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन है उनमें समान प्रबलता की धारा को समान समय तक प्रवाहित होने दें, अगर ऐसा हम करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है, जो दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा है, मान लो क्या है W, है ना, मान लो क्या है W, वो उनके तुल्यांक की भार, जो विद्युत अपघट्य है उसके तुल्यांक की भार, मान लो क्या है तुल्यांक की भार, इसका E1 है, इसका क्या है बेटा E2 है, और इसका क्या है E3, या फिर ओवरऑल अगर माने तो E मान लो, क्या मान लो E। तो जो पदार्थ की मात्रा है इलेक्ट्रोड पर वो तुल्यांक की भार के बेटा क्या होगी, समानुपाती होगी। जैसे इसका हम पदार्थ की मात्रा W1 माने, इसमें पदार्थ की मात्रा W2 माने, इसमें पदार्थ की मात्रा W3 माने, ठीक है। तो ये जो पदार्थ की मात्रा है वो इसके तुल्यांक की भार के समानुपाती होगी, जो विद्युत अपघट्य है इसके तुल्यांक की भार के कैसी होगी, समानुपाती। मतलब ये जो W1 है वो किसके समानुपाती हो जाएगा बेटा, E1 के समानुपाती हो जाएगा। इसी टाइप से ये यहाँ पर W2 हो जाएगा वो E2 के समानुपाती, W3 E3 के समानुपाती, ठीक है। तो ये नियम यही कहता है, यदि भिन्न भिन्न पदार्थ के विद्युत अपघट्य विलयनों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए, ठीक है, समान समय तक प्रवाहित की जाए, तब इलेक्ट्रोड पर जो जमा हुई पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, वो तुल्यांक की भार की कैसी होगी बेटा, समानुपाती। जो विद्युत अपघट्य है उनके तुल्यांक की भार की कैसी होगी, समानुपाती होगी। क्लियर है कहानी। आओ इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, इसी को जो हमने बोला है वही हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, अर्थात में पदार्थ की मात्रा को क्या माने W, और तुल्यांक की भार को क्या बोलते हैं, E से ही व्यक्त करते हैं। जो तुल्यांक की भार है उसको तो E से ही व्यक्त करते हैं ना, क्योंकि तुल्यांक की भार को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, तो E से व्यक्त करेंगे। तो पदार्थ की मात्रा समानुपाती क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानुपाती E। और अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दे बेटा तो एक नियतांक आएगा, तो आप K मान सकते हो और या आप E मान सकते हो, ठीक है। तो अगर हम K की वैल्यू, नियतांक की वैल्यू निकालें तो E बटे में चला जाएगा, तो W बटे क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर क्या हो जाएगा K, और K क्या है बेटा, एक नियतांक है, क्या है बेटा, एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक। तो ये हमारा नियम हो गया। लेकिन अगर बेटा यही बात हम थोड़ा सा भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए करें, मतलब यहाँ पर हम एक लाइन लिखें, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों में इलेक्ट्रोड पर छोटा सा लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं बेटा W1 है, ठीक है, W2 है,
W3 है, डैश 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 कर दिया। ठीक है, एक बार देख लें आपको दिखाई दे रहा है ये चीज या नहीं। बिल्कुल आपको यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। तो हमने एक लाइन लिखा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयनों में इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1 W2 W3 इस टाइप से हमने बहुत सारे मान लिए, तो ये हो गए। ठीक है, तथा उनके तुल्यांकी भार शॉर्ट में लिख दिया है ना, E1 ठीक है कॉमा E2 कॉमा E3 डैश डैश हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा बेटा, तो तब क्या कंडीशन बनने वाली है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर हम हमारे पास किसी एक इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W और उसका तुल्यांकी भार क्या है, E है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, WE/K आता है। लेकिन हमने अगर भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य ले लिए जिन पर इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1 W2 W3 और उनके तुल्यांकी भार E1 E2 E3 है, तब ये सब किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये सब भी किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब W1/E1 है ना बराबर W2/E2 है ना बराबर W3/E3, ये सब किसके बराबर होंगे, एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं है। तो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन हैं, ठीक है, उन पर इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा W1 W2 है ना और तुल्यांकी भार E1 E2, तो ये भी आपस में क्या होते हैं बेटा, एक बराबर होते हैं। तो देखो ये बराबर आ गए हैं और बराबर आ गए और K के बराबर हो गए। क्लियर है, तो ये विद्युत अपघटन संबंधी बेटा फैराडे के दोनों नियम समाप्त हुए, खत्म हुए। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आए होंगे। तो जल्दी से आपको एक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कल फिर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।